current electricity. So this is a new chapter that we are going to study. It's actually a very important chapter if you see, because इस चैप्टर का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है. जैसे घर में हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीजें देखते हैं, जैसे फैन का चलना, ट्यूबलाइट का चलना, बल्ब का चलना, उन सब के पीछे जो फिजिक्स चल रही है वो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में है. पूरी तो नहीं, बट कुछ एलिमेंट्री पार्ट उसका. सो दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो विल डेल्व इनटू दिस चैप्टर और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज करंट. करंट होता क्या है? तो करंट का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्लो. फ्लो मतलब कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो हम करंट की बात करते हैं. जैसे कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में तो हम बोलेंगे यहां पे वाटर करंट है. वैसे ही अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां फ्लो कर रहा है राइट की तरफ, तो हम बोलेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये तो हमने फिजिकली समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अब उसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे. लेट्स सी हाउ. सो इलेक्ट्रिक करंट को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और उसको डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली Q बाई T. व्हाट इज Q, व्हाट इज T? तो यहां पे आप जिस मटेरियल से चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बने. और किसी भी टाइम T में यहां से कुछ चार्ज क्रॉस कर जाएगा, किसी भी टाइम T में यहां से चार्ज Q क्रॉस कर जाएगा, तो दैट Q बाई T इज करंट. तो करंट का मतलब है कि T टाइम में यहां से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है. दिस फॉर्मूला मेक सेंस, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर Q ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा. सही है, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा चार्ज क्रॉस कर रहा होगा, ज्यादा चार्ज क्रॉस कर रहा होगा, इसका मतलब करंट क्या है? ज्यादा. सिंपल सी बात है. अब हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे. डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की एक डायरेक्शन होती है. तो जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है. वेरी सिंपल. अब आप देखें, मान लीजिए आपके पास निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, निगेटिव चार्ज, तब हम बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट की तरफ. तो आप ध्यान दें, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो के लॉन्ग ही हम करंट की डायरेक्शन बताएंगे, और अगर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन फ्लो के अपोजिट बताएंगे, अपोजिट. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखिए आप जरा सा, ये सिचुएशन बहुत सिंपल है क्योंकि चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, फ्लो की डायरेक्शन इधर है और करंट भी इधर ही है. लेकिन ये वाला जो केस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इसमें फ्लो जो है वो इधर की तरफ है लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर है. तो कई बार ये सिचुएशन को सोचना, एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है. कौन से चार्ज के कारण करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण या नेगेटिव चार्ज के कारण, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. उस केस में हम इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट बनाते हैं. इक्विवेलेंट मतलब हम क्या करते हैं कि यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है तो हम सोच लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है. इससे करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी. और अगर हमारे लिए सिर्फ करंट की डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कई बार ऐसी ही सिचुएशन होती है. और ये इक्विवेलेंट बनाने में फायदा क्या है, क्योंकि अब चार्ज भी इधर ही फ्लो करता हुआ दिखेगा और करंट भी इधर, तो एनालाइज करना आसान हो जाता है. आप समझे मेरी बात को. और करंट भी इधर ही है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. सो देखें आप कि हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात की और निगेटिव चार्ज के फ्लो की बात की, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ कंडक्टर पे फोकस करने वाले हैं, कंडक्टर्स पे. और कंडक्टर में सिर्फ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही मूव करते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे, यानी निगेटिव चार्ज के फ्लो की बात करेंगे. कुछ और भी सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, लेकिन इन दिस चैप्टर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच सब्सटेंसेज. तो अब देखेंगे कि वो जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो कंडक्टर में कैसे मूव करते हैं, हाउ डू दे मूव इनसाइड कंडक्टर। तो उसको समझने के लिए आप एक एनालॉजी लें। आप ऐसा सोचें कि एक बॉक्स में गैस बंद है, गैस। तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। क्यों रैंडम मोशन करते हैं? क्योंकि कोई मॉलिक्यूल चलता है, थोड़ी दूर जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मान लो इधर आ गया, फिर टकराया, कोलिजन हुआ, तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और यही सिलसिला चलता रहता है, जिसके कारण रैंडम मोशन होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब आप सोचें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रैंडम मोशन ही कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन चला फ्री मूव करने के लिए, तो ये चला आगे, चला आगे, चला आगे गया, कुछ देर बाद ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से टकरा गया। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर आ गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और यही सिलसिला चलता रहता है, जिसके कारण ये भी रैंडम मोशन करता है। तो कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन गैस होती है। तो इलेक्ट्रॉन गैस बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, गैस की तरह मूव कर रहे होते हैं। इसलिए बोल देते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गैस होती है। हम यहां पे एक टर्म देखें, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कोलिजन्स। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, दो कोलिजन के बीच में, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। हालांकि इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वैसे इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। तो हर दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। तो उन अलग अलग डिस्टेंसेस का हम एवरेज ले लेते हैं, इसलिए यहां लिखा गया एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कोलिजन्स। द नेक्स्ट टर्म इज रिलैक्सेशन टाइम। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन मतलब कोई भी दो कोलिजन होने के बीच में जो टाइम बीतेगा, कोई भी दो कोलिजन होने के बीच में जो टाइम बीतेगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इस कंडक्टर को हम हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो इसमें रैंडम मोशन ही बढ़ता है। मतलब हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं। और ये जो टाउ होता है ये कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का क्या मतलब है? कि अब ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा है और जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। दो कोलिजन के बीच का टाइम कम होगा, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रैंडम मोशन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाता है, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ओके, तो आप बताएं कि ये अगर कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो क्या यहां पे करंट फ्लो कर रहा है? क्या यहां पे करंट फ्लो कर रहा है? द आंसर इज नो, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एज नो फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर रहा है। फ्लो होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करें, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां फ्लो नहीं हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन। तो कोई फ्लो नहीं है, इसलिए यहां पे देयर इज नो करंट, करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। इसको आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा है, तो मान भी लेंगे इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी टाइम पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टाइप्स ऑलमोस्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, तो एक इधर मूव कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को करंट को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल। इसलिए when the electron is doing random motion inside a conductor, current is equals to 0. तो अब सवाल यह है कि इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करवाया जाए। तो देखें उसको। तो करंट फ्लो करवाने के लिए हम कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जैसे कि सपोज करो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, तो इसके कारण आप करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए आप कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इन निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा? क्या इनका मोशन अभी भी रैंडम ही होगा?
ये रैंडम मोशन कर रहे थे पहले, अभी भी रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन अब इन पे इधर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, तो ये रैंडम मोशन करते 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 आगे जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ रैंडम मोशन कर रहे थे, और अब इधर फोर्स भी लग रहा है, तो रैंडम मोशन करते 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 आगे जाएंगे। तो आगे भी जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का पाथ होगा। देखो ये रैंडम मोशन करते करते चल रहा है, लेकिन ओवरऑल आगे भी बढ़ रहा है। देखिए ये आगे गया, कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन आगे भी जाने की टेंडेंसी उसकी। तो हर कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये रैंडम मोशन कर रहा है लेकिन आगे भी जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रैंडम मोशन के साथ साथ फ्लो भी हो रहा है, रैंडम मोशन के साथ साथ फ्लो भी हो रहा है। ये जो मोशन है, इसको और क्लियरली समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये उसका एंगल थीटा, यहां पे एक बॉल रख देंगे तो mg के इन्फ्लुएंस के अंदर में वो नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। अब आप सोचें कि वही इंक्लाइन प्लेन है, वंस अगेन वही बॉल हमने ऊपर रखी, लेकिन यहां पे ऐसे येलो रंग के छोटे 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 नेल्स है, नेल्स, येलो रंग के छोटे छोटे नेल्स है, बहुत सारे यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे। अब भी इसको mg फोर्स नीचे लाने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पे डाला था, लेकिन क्या अभी ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये नेल से कोलाइड करेगा, तो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो नीचे आएगा, कोलाइड करेगा, फिर छिटक के दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर कोलाइड करके छिटक के दूसरे डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे कोलाइड करते करते ये नीचे आएगा। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जा रहा है, लेकिन कोलाइड करते करते आगे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। और जब ऐसा हो रहा है तो करंट भी फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इधर जा रहा है, यानी करंट जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब हम एक नया टर्म देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट टर्म, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, VD से। सो आप ऐसा सोचें कि किसी भी टाइम t में जो इलेक्ट्रॉन वो A पॉइंट से B पॉइंट तक चला गया, A पॉइंट से B पॉइंट तक चला गया, तो वो रैंडम मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो आगे वो A से B तक चला गया, A से B तक, दैट डिस्टेंस इज x। तो यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करते हैं x by t। तो आप समझ रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इफेक्टिव वेलोसिटी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, रैंडम मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इफेक्टिव वेलोसिटी है जिससे हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जनरली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है इसका हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं इस तरीके से। मतलब हम ये सोचते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। मतलब ये जो रैंडम मोशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। उसका रीजन ये कि रैंडम मोशन के कारण ऐसे भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के आगे जाने के कारण कर रहा है। तो हम इफेक्टिवली ऐसा सोच रहे हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं आगे की तरफ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट तो अभी भी दोनों केस में सेम ही आएगा, बट इस सिचुएशन को सोचना आसान हो जाएगा, एनालाइज करना आसान हो जाएगा। इसलिए अब हम ये सोचा करेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इफेक्टिवली आगे जाते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। इट मेक्स सेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा स्पीड से जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहां एक कांस्टेंट आएगा म्यू, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू इनटू E। अब आप इसमें ये ध्यान दें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। I flows along electric field, I flows along electric field। जो करंट है, करंट वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं
करंट इधर आएगा। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है दोनों के। ओम्स लॉ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विद दिस चैप्टर, हम उसकी तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये जो करंट है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए? होना चाहिए। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, मतलब फ्लो ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए। अब हम आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो जो करंट होता है, करंट कैन बी रिटन एज Q डिवाइड बाई T। क्या मतलब होता है इसका, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें जो कि से A होगा, तो इससे चार्ज क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। तो T टाइम में जितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा वो Q है, वो Q मुझे यहां पे लिखना है। तो वो Q देखे हम कैसे निकालेंगे। The distance moved by electron in time t is equal to drift velocity into time. Distance equal to velocity into time. तो t टाइम में इलेक्ट्रॉन्स इतने डिस्टेंस मूव करेंगे। अब आप ये डिस्टेंस कंसीडर करें, दिस डिस्टेंस इज vd इंटू टी। अब मेरा ये कहना है कि इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो t टाइम में इसको क्रॉस कर जाएंगे। इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, और इसके इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जो Q है उसको हम कैसे निकालेंगे? Q जो है वो इस रीजन में, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वही Q है, क्योंकि वही टी टाइम में क्रॉस करके इधर आने वाला है। तो ये Q कैसे निकालेंगे हम? तो Q ऐसे निकालेंगे, पहले तो इस रीजन का वॉल्यूम लिखें, दैट विल बी A इंटू VD इंटू टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं।